मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रधानमंत्री इतिहास के पन्नों से के दूसरे एपिसोड में। 10 जुलाई 1979 दिल्ली में एक गर्म दिन के बीच भारत का राजनीतिक पारा भी उफान पर था। संसद के भीतर आजाद भारत में पहली बार 1977 में बनी गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार के नेताओं के पसीने इस राजनीतिक तपिश में छूट रहे थे। तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सामने सवाल था, अपनी सरकार विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के सामने टिकाए रखना। लेकिन उसी सिलसिले में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत को इसके एक ऐसे लाल से रूबरू कर दिया जिसने चंद दिनों के लिए ही भारत का प्रधान रहते अपनी एक अलग छाप भारत की राजनीति में छोड़ दी, जिन्हें आज लोग चौधरी साहब के नाम से भी याद करते हैं। 1977 में 19 महीनों के आपातकाल के अंत के करीब एक बार फिर भारत में लोकतंत्र की धीमी खुशबू महकने लगी थी। विपक्षी नेताओं को रिहा किया जाने लगा और हालत सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे थे। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल नवंबर 1977 में पूरा होना था, लेकिन उससे पहले ही सभी को चौंकाते हुए 18 जनवरी 1977 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी। आपातकाल के दौरान प्रेस का गला घोटे जाने के बावजूद भी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र की आवाज दबाने की हवा आम लोगों तक पहुंच चुकी थी। भारत में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बन रहा था। कहा जाता है कि उस समय नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण ने एक चुनावी रैली में जब नारा लगाया, बोलो इंदिरा जी की जय, तो भीड़ की तरफ से एक आवाज भी नहीं आई। शशि भूषण को लगा कि शायद माइक काम नहीं कर रहा है। उन्होंने जब माइक को खड़खड़ाया तो वहां मौजूदा लोग हंसने लगे। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की उपेक्षा पहले कभी नहीं दिखाई थी। इंदिरा गांधी का भाषण समाप्त होने से पहले ही लोग वहां से उठना शुरू हो गए थे। इसी सिलसिले में देश के 4 राष्ट्रीय दलों, जिनमें भारतीय लोक दल, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर एक नए राजनीतिक दल को जन्म दिया, जिसे जनता पार्टी कहा गया। 20 मार्च 1977 को अनुमान के अनुरूप ही नतीजे आए, जहां इंदिरा गांधी के हाथों से सत्ता फिसल गई। इंदिरा गांधी रायबरेली से अपना चुनाव भी हार गई, तो वहीं उनके बेटे संजय गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा। तब भारत में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस चुनाव में जनता पार्टी को 542 में से 298 सीट आई। इंदिरा गांधी की कांग्रेस 154 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन जनता पार्टी की राह भी उतनी आसान नहीं रहने वाली थी। सरकार बनते ही पार्टी के सामने सवाल था कि आखिर इसका नेतृत्व कौन करेगा, यानी भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का ताज किसके सिर सजेगा। तब प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में 3 नेता शामिल थे। पहले मोरारजी देसाई, जो पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद से ही प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में थे। दूसरे चौधरी चरण सिंह और तीसरे जगजीवन राम। तब फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे मजबूत आवाजों में से रहे जयप्रकाश नारायण के हाथों में था और उनका साथ दे रहे थे जेपी कृपलानी। यह तय हुआ कि मोरारजी देसाई अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। साथ ही चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री और जगजीवन राम को रक्षा मंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। लेकिन जनता पार्टी में कुछ ही समय में वैचारिक दरारें दिखने लगी। चरण सिंह खुलकर प्रधानमंत्री देसाई पर आरोप लगाने लगे कि वह बिना कैबिनेट की सलाह के ही फैसला करते हैं। दोनों के बीच मतभेद तब गहरे हो गए जब चरण सिंह ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बेटे कांति देसाई पर लग रहे भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर आरोपों को हवा देनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि चरण सिंह ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को चिट्ठी तक लिख दी कि कांति देसाई पर लग रहे आरोपों की जांच की जानी चाहिए। चौधरी चरण सिंह की बगावत देखिए, मोरारजी देसाई को ही उनके बेटे के खिलाफ जांच कराने के लिए चिट्ठी लिख दी। ये बात एक पिता को कैसे गवारा गुजरती।
प्रधानमंत्री देसाई इससे खूब नाराज हुए। इसी के साथ चरण सिंह इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रही काम चलाओ कार्यवाही से भी खुश नहीं थे। वो सरकार पर इसको लेकर भी सख्त बयानबाजियां करने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि सख्त फैसले लेते हुए प्रधानमंत्री देसाई ने चरण सिंह को अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया और जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती चली गई। चरण सिंह के साथ साथ राजनारायण को भी कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। वही राजनारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया था। राजनारायण चरण सिंह के बेहद करीबी थे। उनकी बर्खास्तगी का कारण इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से मुलाकात थी। चरण सिंह और राजनारायण में संजय गांधी को कांग्रेस के आगे का भविष्य नजर आ रहा था, जिससे संजय गांधी ने अपना अगला राजनीतिक दांव चल दिया। राजनारायण ने संजय गांधी के साथ मुलाकात में एक एक कर जनता पार्टी के सारे राज खोलने शुरू कर दिए। आइए राजनारायण जी, बताइए क्या खबर लाए थे? संजय जी, मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि चरण जी के साथ साथ 100 सांसद और जनता पार्टी छोड़ेंगे। कैबिनेट से निकाला जाना राजनारायण के लिए एक मौका था। बर्खास्त किए जाने के बाद चौधरी चरण सिंह ने अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उनके भाषण से किसानों के बीच आक्रोश पैदा हो गया। किसानों के गुस्से को देखकर मोरारजी सरकार डर गई और आखिरकार उन्होंने फिर से चरण सिंह को अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया। इस बार वह उप प्रधानमंत्री बने और साथ में वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी उन्हें सौंप दिया गया। नाराजगी कम करने के लिए बाबू जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी तरफ चरण सिंह राजनारायण और संजय गांधी की मुलाकात के बारे में जानने लगे थे, लेकिन चरण सिंह को पता था कि उनके साथ 100 सांसद नहीं हैं। इस बात से संजय गांधी भी वाकिफ थे। फिर भी वह राजनारायण को चढ़ाते रहे। राजनारायण ने संजय गांधी को यह भी बताया कि चरण सिंह अभी इसलिए भी हिचकिचा रहे हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके ज्योतिष ने भी अभी मना किया है। जुलाई 1979 में हुए मॉनसून सेशन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया। मोरारजी देसाई ने कैबिनेट से कहा कि वह अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे, लेकिन मोरारजी देसाई अपनी ही पार्टी के भीतर विश्वास खो चुके थे। एक एक कर सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। 15 जुलाई 1979 को अंत यह हुआ कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के सम्मत से भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। चौधरी चरण सिंह को लोग एक किसान नेता के तौर पर याद करते हैं। चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। चौधरी चरण सिंह ही वह नेता थे जिन्होंने किसानों के हक की आवाज को भारत की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, जिसने हमेशा के लिए उन्हें किसानों के मसीहा के तौर पर स्थापित कर दिया। अपने देश के 50% से भी अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, 4 बीघों से भी कम जमीन है, उन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। आज़ादी के समय भारत की 95% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती थी, लेकिन इसी क्षेत्र की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। कृषि उत्पादन बेहद कम था और ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर रहता था। देश की आज़ादी से पहले ही किसान गरीबी, कर्ज, ज़मींदारों और महाजनों द्वारा शोषण से परेशान थे। तब ऐसे समय में किसानों के मसीहा बनकर उभरे नेता थे चौधरी चरण सिंह। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले चरण सिंह किसानों की मुश्किलों को समझते थे। किसान ज़मींदारों द्वारा शोषण से त्रस्त थे। ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक माना जाता था, जबकि
किसान ज़मीन के किराएदार होते थे। ज़मींदार किसानों से कर वसूला करते थे, लेकिन कभी भी मुश्किल के समय में किसानों का साथ नहीं देते थे। चौधरी चरण सिंह इसी ज़मींदारी व्यवस्था को हटाने के लिए 1937 से प्रयासरत थे। चरण सिंह ने सन 1939 में कांग्रेस के विधानमंडल दल की कार्य समिति के सामने किसान परिवारों की संतानों के लिए सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण की मांग भी रखी थी। हालांकि ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन चौधरी साहब लगातार किसानों की समस्याओं पर काम कर रहे थे। वह लगातार ज़मींदारी, उन्मूलन और भूमि सुधारों के लिए काम करते रहे। इसी को लेकर उन्होंने अपनी पहली किताब भी लिखी, जिसका शीर्षक था एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी टू अल्टरनेटिव्स। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था विधेयक 1950 को तैयार करने और इसी पारित करने में चौधरी चरण सिंह ने किसानों के मसीहा की भूमिका निभाई। इस कानून के जरिए लाखों किसान को ज़मीन का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हुआ। ज़मींदारों की ताकत और पार्टी के भीतर तमाम विरोध के बावजूद चौधरी चरण सिंह इस कानून में किसान के हित की बातों को शामिल करवाने में सफल रहे। इससे न सिर्फ ज़मींदारी प्रथा का अंत हुआ, बल्कि किराएदार किसान ज़मीन के मालिक बन गए, जिसने चौधरी साहब को किसानों के मसीहा के रूप में देश की राजनीति में स्थापित कर दिया, जिसकी वजह से 23 दिसंबर को हर साल चौधरी साहब के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह किसानों के सबसे मजबूत आवाज बनकर देश में स्थापित हो गए थे। 1950 के दशक में तो ऐसा हुआ जब चौधरी साहब किसानों के हक के लिए उस समय के सबसे मजबूत नेता और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी भिड़ गए, वो भी अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता किए बिना। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ की कॉरपोरेटिव फार्मिंग के मॉडल से प्रभावित होकर इस भारत में बढ़ावा देना चाहते थे। तब चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की ही यूपी सरकार में मंत्री थे, लेकिन किसानों के हितों को लेकर वह तत्कालीन प्रधानमंत्री और अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता से भी भिड़ गए थे। सन 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में चौधरी चरण सिंह ने सहकारी खेती के नेहरू मॉडल का पुरजोर तरीके से विरोध किया और अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगा दिया। चौधरी साहब ने पंडित नेहरू का विरोध करते हुए कहा कि किसान कितना भी छोटा हो, वह अपनी खेत को माँ जैसा प्यार करता है। वह ये कबूल कभी नहीं करेगा कि यह खेत उच्च समिति का हो जाए, जिससे उनकी हैसियत सिर्फ सदस्य की होगी। इस कदम ने चौधरी साहब को किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद के कारण उन्हें 19 महीने प्रदेश सरकार से बाहर रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने जॉइंट फार्मिंग एक्स-रेट प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन किताब लिखकर सहकारी खेती के विरोध वैचारिक और तार्किक उधार दिया। इस तरह एक बार 1989 में प्रधानमंत्री रहते चौधरी साहब ने कुछ ऐसा किया जिसने उनकी पहचान को एक अलग ही राजनेता के तौर पर बना दी। बात है उत्तर प्रदेश के इटावा की, जब चौधरी साहब वहां के पुलिस स्टेशन में भेष बदलकर पहुंचे, जहां से उन्हें पुलिसिया जुर्म और घूसखोरी के कई मामले सुनने को मिले थे। यह सुनकर चौधरी साहब खुद ही निर्देशन करने पहुंच गए। साहब हमको रिपोर्ट लिखवानी है। कहाँ से हो? साहब हम मेरठ से आए थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ बैल खरीदने। जेब कतरों ने रास्ते में जेब काट ली। यार तुम हमका एक बात बतावा, तुम मेरठ से यहाँ बैल खरीदने आए थे और तुम कह रहे हो तुम्हारी जेब काट ली। हम कैसे मान ले तुम्हारी जेब काट ली? हो सकता है तुमने पैसे कहीं गिरा दिए हो या कहीं खर्च कर दिए हो पैसे। साहब देखिए ना, कुछ करिए ना। हम इतनी दूर से बैल खरीदने आए थे, बैल भी नहीं खरीद पाए, पैसे भी चले गए। जाओ तुम्हारी रिपोर्टें लिख जाएगा, जाओ। आ जाते हैं परेशान करने। एक तो सरकार ने ऐसी तंग कर रखा है, ये भी आ जाते हैं। अरे रुको बाबा, तुम्हारी रपट लिखी जा सकती है, बस कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। अच्छा,
ठीक है। आओ चलो चलो साहब के पास लेके जाओ, तुम्हारी रपट लिखवाते हैं। बैठो साहब, बाबा बड़ी दूर से आए, रपट लिख लीजिए। अम्मा यार तुम फिर आ गए। हाँ क्या बोल रहे थे तुम? रपट लिख लीजिए, बाबा बड़ी दूर से आए हैं। अच्छा अच्छा, दूर से आए हैं। हाँ, दूर ठीक से ठीक आए। ठीक। हाँ बाबा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताना जरा मेरे को फिर से। हम मेरठ से आ रहे थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ बैल खरीदने, और जेब कतरों ने हमारे रास्ते में जेब काट ली थी। अच्छा कहाँ कटी, कुछ जेब पता है? नहीं याद नहीं। याद नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताओ बाबा, हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हम अंगूठे लगाएंगे। लो बाबा यहाँ लगाओ, यहाँ अंगूठा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। लगा दिया। प्रधानमंत्री 35 रुपए की रिश्वत मांगने और सही से ना काम करने के लिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने इटावा जिले के उसराहाड़ थाने के सभी कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ये वहां के किसी भी अधिकारी ने नहीं सोचा होगा कि गरीब किसान के भेष में खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे। यही बातें चौधरी चरण सिंह को दूसरे नेताओं से बिल्कुल भिन्न बनाती थी। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल सरल, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर और कठोर फैसले लेने वाले के रूप में पहचाना जाता था। साथ ही उनकी ईमानदारी के किस्से भी राजनीति में खूब मशहूर थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता चौधरी मीर सिंह एक किसान थे, इसलिए चरण सिंह किसानों की समस्याओं को समझते थे। घर में गरीबी के बावजूद चरण सिंह अपनी पढ़ाई को हमेशा प्रथम रखते थे। 1923 में चरण सिंह ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली और उसके बाद वकालत की पढ़ाई की। चौधरी चरण सिंह महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, जिसके बाद छोटी उम्र से ही उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1930 में महात्मा गांधी ने सवज्ञा आंदोलन चलाया और नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया। तब चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाने एवं डांडी मार्च में भी हिस्सा लिया। इसी कारण उन्हें 6 महीने के लिए जेल में जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के साथ रहते हुए आज़ादी के अनेकों आंदोलन में हिस्सा लिया। 1940 में सत्याग्रह आंदोलन के लिए भी चरण सिंह को जेल जाना पड़ा, जिसके बाद 1941 को उन्हें रिहाई मिली। 1929 से ही स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ चरण सिंह के राजनीतिक करियर की भी शुरुआत हो चुकी थी, जब वे कांग्रेस में शामिल हुए। 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए पहली बार चुने गए। उसके बाद कई सालों तक वह उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और उन्होंने अलग अलग मंत्रालय संभाले। 1 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी बना ली। कांग्रेस के 16 विधायक भी साथ आ गए। चौधरी चरण सिंह ने इसी साल उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई, लेकिन मतभेदों की वजह से यह सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। चरण सिंह को 17 अप्रैल 1968 को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं 2 साल बाद 1970 में कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से दूसरी बार चरण सिंह ने यूपी के सीएम पद की शपथ ली, लेकिन 2 अक्टूबर 1970 में यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। चरण सिंह इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन के समय जेल भी भेजे गए और अंत में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। चौधरी चरण सिंह के ईमानदारी के किस्से भी बेहद मशहूर हैं। माना जाता है कि कई बार छपरौली के वे विधायक रहे, लेकिन फिर भी उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और ना ही उन्हें चुनावों में पैसे खर्च करने पड़ते थे। एक बार एक बड़ा शराब कारोबारी चुनाव के बीच में चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचा। उस शराब कारोबारी ने उनके चुनाव में मोटा चंदा देने की पेशकश की, तो चौधरी चरण सिंह ने उनके कारोबार के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि उनका शराब का कारोबार है। यह सुनते ही चौधरी चरण सिंह ने कहा कि वह उनसे चंदा नहीं लेंगे और चंदा ही नहीं, उनसे किसी भी तरह की मदद भी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस शराब के वह खिलाफ रहते हैं, अगर उसका कारोबार करने वालों से मदद लेंगे तो युवा पीढ़ी को नशे से कैसे दूर रखेंगे।
इस तरह चौधरी चरण सिंह ने चुनावों में शराब बांटना तो दूर, शराब से जुड़े लोगों से मदद लेने तक को तैयार नहीं थे। चौधरी साहब कभी भी अपने असूलों से समझौता नहीं करते थे। 29 मई 1987 को देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया। देश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह का योगदान भूलना मुश्किल है। जब जब खेती किसानी के मुद्दे देश की राजनीति में जगह बनाएंगे और नेता किसानों की बात करने पर मजबूर होंगे, तब चौधरी चरण सिंह याद आएंगे। चौधरी चरण सिंह मूल रूप से लगभग 5 महीने के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया, जिसके बाद कांग्रेस के अपना समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार गिर गई। लेकिन इतने छोटे समय के लिए ही भारत का मुखिया रहते हुए उन्होंने सबको दिखा दिया कि एक नेता किस तरह से होना चाहिए। हाल ही में उन्हें भारत रत्न से भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री इतिहास के पन्नों से के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और भारत के प्रधान की कहानी के साथ। नमस्कार।